हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयाग स्टडी। मैं हूं आपका ट्यूटर आशीष श्रीवास्तव। वेलकम टू प्रयाग स्टडी। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल के चैप्टर को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। कल का जो चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, हम लोगों ने उसका पहला पार्ट देखा जिसमें हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के बारे में बात की, उसकी कंडीशंस के बारे में बात की और देखा कि साउथ अफ्रीका ने किन कंडीशंस में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। उसके साथ साथ हमने एक पॉइंट देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या होता है, संविधान का रोल क्या होता है। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने साउथ अफ्रीका की कंडीशंस को देखा। उसमें हम लोगों ने देखा अपार्थाइड सिस्टम के बारे में, कैसे साउथ अफ्रीका में लोगों के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया, लोगों ने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। नेल्सन मंडेला, जिनको लगभग 28 सालों के लिए जेल भेज दिया गया, 28 साल बाद वो निकले। लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट। एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड ये सिस्टम था और फाइनली साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली। नेल्सन मंडेला आज़ाद हुए, 28 साल बाद साउथ अफ्रीका का न्यू फ्लैग बना। बहुत सारे लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए, लेकिन फाइनली फ्रीडम पाया और दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया साउथ अफ्रीका ने, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव राइट्स इंक्लूड किए गए। एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री क्या बन गई, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। क्लियर है? एक बहुत ही अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। बट सुनने में जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान नहीं था। साउथ अफ्रीका में मैंने आपको बताया था ब्लैक एंड वाइट्स का मैटर था। वाइट्स जो माइनॉरिटी में थे वो ब्लैक्स के ऊपर रूल कर रहे थे, क्योंकि अफ्रीका के नेटिव लोग कौन से थे, ब्लैक्स थे। तो माइनॉरिटी ग्रुप एक मेजॉरिटी ग्रुप के ऊपर रूल कर रही थी। एक ह्यूमिलेटिंग रूल्स चलाती थी जिसको बोलते थे अपार्थाइड सिस्टम, जिसमें सेग्रीगेशन पॉलिसी होती थी, जिसमें सब कुछ क्या कर दिए गए थे अलग। ब्लैक्स के सारी चीजें अलग, व्हाइट्स की सारी चीजें अलग। ब्लैक्स आर नॉट अलाउड इन व्हाइट्स एरिया। अगर वो जाते थे तो उनको क्या मिलती थी, पनिशमेंट, उनको मार दिया जाता था या उनको जेल भेज दिया जाता था। बहुत सारी चीजें की गई। मैंने आपको दिखाया इस तरह के बैनर्स लगे होते थे ताकि ब्लैक्स व्हाइट्स के एरिया में ना जाएं। व्हाइट्स तो कहीं भी जा सकते थे, उनका तो फिर राज था, वो तो रूलर्स थे, किंग थे। ठीक है। तो फाइनली जब साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिल गई, आपने देखा 1994 में जब साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली, तो आप पाएंगे कि साउथ अफ्रीका की आज़ादी की वजह से भारत को आज़ादी मिली तो सारे अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। बट साउथ अफ्रीका के साथ ये कंडीशन नहीं थी। साउथ अफ्रीका की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ तो वहाँ के जो यूरोपियन पीपल्स थे वो साउथ अफ्रीका छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं थे। रीजन क्या था कि देखिएगा, भारत में जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत अपनी कोई वेल्थ क्रिएट नहीं की थी। वो भारत के रिसोर्स को ड्रेन करके कहाँ अपनी वेल्थ क्रिएट की, इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्री में अपने वेल्थ को क्या किया, डेवलप किया। बट साउथ अफ्रीका की कंडीशन में जो यूरोपियंस थे उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका में अपने वेल्थ और प्रिविलेज को, अपने प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया था। यानी कि अगर वो साउथ अफ्रीका छोड़कर जाते तो यूरोप में वो उनकी कंडीशन बेगर्स वाली हो जाती, भिखारियों वाली हो जाती। डेट्स है, वो साउथ अफ्रीका छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तो जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हो गया तो उसके सामने सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी भैया, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि अब वे लोग जिन्होंने रूल किया है, यानी कि ऑपरेशन एंड ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, वे जिन्होंने रूल किया है और जिनके ऊपर रूल हुआ है, वो दोनों को क्या करना था, साथ में रहना था। बट साथ में कैसे रहा जाए, दोनों के बीच ट्रस्ट जनरेट करना था। ट्रस्ट कैसे जनरेट हो, इस ट्रस्ट को जनरेट करने का काम क्या किया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ने किया, जिसको लिखा गया साउथ अफ्रीका में, जिसमें साउथ अफ्रीका के सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 2 साल तक ब्लैक एंड व्हाइट्स के बीच नेगोशिएशन हुआ और फाइनली साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, जिसे सभी लोग को द्वारा एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। उसमें सारी चीजें लिखी थी, कैसे रूल किया जाएगा, एवरीथिंग। तो यहाँ से हमने निकाला था कि रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान का रोल क्या होता है। तो सबसे पहला रोल कि ये क्या करता है, डिग्री ऑफ ट्रस्ट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, जनरेट द डिग्री ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में डिग्री ऑफ ट्रस्ट जनरेट करता है। गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी, ठीक है ना, कैसे गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी, कौन कौन से डिसीजंस लेगी, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। ठीक है ना, ठीक है। गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने का काम कौन करती है, कॉन्स्टिट्यूशन करती है। और
समाज में भाईचारा रहे, ये भी मेंटेन करने का काम कौन करती है? कॉन्स्टिट्यूशन करती है। लोगों के पास राइट्स क्या होंगे, ये सारे काम बताने का काम कौन करती है? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैंने आपको बताया था ना, सेट ऑफ बेसिक रूल्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जो सारे रूल्स लिखे गए जिस बुक में रखा गया, उसी बुक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। अब चैप्टर का नेक्स्ट वर्जन हम लोग देखते हैं। मैंने बताया था इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो साउथ अफ्रीका वाली कहानी जो हम लोगों ने पढ़ ली, अब नई कहानी है। नई कहानी क्या है? नई कहानी है भैया इंडिया की, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसके बारे में हमें बात करना है। तो साउथ अफ्रीका की अगर आप कहानी देखे होंगे तो उससे हमें कुछ बेसिक आइडियाज मिले होंगे, उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। इंडिया की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया की कंडीशन साउथ अफ्रीका की कंडीशन से बहुत ज्यादा क्या थी? डिफरेंट थी। क्या थी? बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। कैसे डिफरेंट थी? मैंने आपको बताया कि वहां पे तो अंग्रेज सेटल्ड हो गए थे, भारत में अंग्रेज सेटल्ड नहीं हुए थे। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे, जो भारत बना, आप देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर द वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज। बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भारत का संविधान बना। उस समय बहुत ही भयानक स्थिति थी भारत की। कैसी? आप कहोगे सर ऐसी कैसी? आप देखेंगे भारत एक ऐसा देश है जो क्या बना? बेस्ड ऑन पार्टीशन, पार्टीशन के बेस पे बना। और ये पार्टीशन भी किसके बेस पे था? बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के आधार पर पार्टीशन की गई। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। चीजों को समझिए, पार्टीशन हुआ, लेकिन पार्टीशन कैसा? बेस्ड ऑन रिलीजन, रिलीजियस बेस्ड पार्टीशन था। और ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा रिलीजन देश छोड़ के चला गया, नहीं, अभी भी वो लोग भारत में थे, बहुत सारे। आप भारत को देखेंगे तो भारत में दुनिया के सारे रिलीजन आपको देखने को मिल जाएंगे। शायद ही कोई ऐसा रिलीजन हो जो भारत में ना हो, लेकिन अगर भारत को पाएंगे तो भारत इतना डाइवर्सिफाई कंट्री है कि इसमें दुनिया के सारे रिलीजन, सारे कल्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा इंडिया क्या है? डाइवर्सिफाई कंट्री है, विविधता वाला देश है। तो ऐसे विविधता वाले देश में, ऐसे डाइवर्सिफाई कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, संविधान बनाना और उन सभी लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना ताकि सबको क्या मिल सके? इक्वल राइट्स मिल सके, कोई डिस्क्रिमिनेट ना हो, अपने आप में एक चैलेंजिंग था। भारत आजाद हुआ एक पार्टीशन बेस्ड कंट्री भारत, और वो भी पार्टीशन कैसी? रिलीजियस बेस्ड पार्टीशन। लाखों लोग मारे गए इस पार्टीशन में, दोनों साइड से मिलाया जाए तो लाखों लोग मारे गए। नॉर्मल आंकड़ा सरकार बताती है लगभग 10 लाख, ज्यादा ही मारे गए होंगे उससे। ठीक है, ठीक है। एक बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस रहा भारत और पाकिस्तान के लिए। एटलीस्ट लगभग 10 लाख लोग यहाँ पे लिखा हुआ है मारे गए। तो उसके बावजूद भी आप देखेंगे ऐसा तो नहीं था कि सब लोग पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे लोग यहाँ रुक भी तो गए। उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना था कि उनको भी इक्वलिटी मिल सके, उनका भी रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, और क्या हुआ? पहला कंडीशन तो ये था भारत के लिए सबसे खतरनाक। दूसरा देखिए, दूसरा क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स थे, जब अंग्रेज भारत देश छोड़, अंग्रेज जब भारत को छोड़कर गए, द ब्रिटिशर्स हैड लेफ्ट इनटू द रूलर्स of the princely state to decide whether they want to merge with India और पाकिस्तान और remain independent। याद रखिएगा, जब अंग्रेज भारत में रहते थे तो भारत में 2 तरह के राज्य हुआ करते थे, स्टेट्स हुआ करते थे। एक होता था प्रिंसली स्टेट्स और एक होता था ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस वो राज्य, वो क्षेत्र होते थे जिसपे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट क्या होता था? कंट्रोल होता था। और प्रिंसली स्टेट्स वो एरियाज थे जिस जहाँ पे अभी भी राजा महाराजाओं का क्या था? राज था, और आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली अंग्रेज वहां पे रूल नहीं कर सकते थे। तो जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो आप देखेंगे उन्होंने जो डिवीजन किया भारत और पाकिस्तान का, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश प्रोविंस का किया, ब्रिटिश प्रांत का किया, जिसपे अंग्रेज डायरेक्टली क्या करते थे? रूल करते थे। बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको क्या बोला गया कि भैया या तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या तो आप क्या कर लो? इंडिया ज्वाइन कर लो, या आप इंडिपेंडेंट रहो। ये दूसरी बड़ी समस्या भारत के सामने,
बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो कह रहे थे हम पाकिस्तान जाएंगे, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, आपने सब सुना ही है, ये सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। तो भारत के लिए एक और चैलेंज था कि इन सारे लोगों को क्या करना, मर्ज करके एक कंट्री बनाना, एक देश बनाना, एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा भारत के लिए। दूसरी ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को मिलाना बहुत ही डिफिकल्ट काम था, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स को मिलाना एक बहुत डिफिकल्ट काम था। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस थे इंडिया के सामने। इंडिया की भी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि सुबह उठे भाई देश आजाद हो गया, चलो अब क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, बना दिया। नहीं भैया, ऐसा नहीं था। भारत आजाद तो हो गया, लेकिन उसके सामने समस्याएं भी थी, और ऐसे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना अपने आप में चैलेंज था। क्या भारत में कभी किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी आजादी से पहले? क्या भारत में कभी किसी ने संविधान बनाने की कोशिश की थी? हाँ, एक बार की थी। मोतीलाल नेहरू और प्लस 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने इससे पहले भी संविधान बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। कहानी क्या था ना, एक जब अंग्रेज रूल करते थे तो एक मेंबर हुआ करता था जिसको बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, समझ लीजिए, बोला जाता था। तो उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ना, लॉर्ड ब्रिकनहेड थे। तो लॉर्ड ब्रिकनहेड 1925 में उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया था कि हे भारतीयों, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाइए, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिखाइए जो भारत के सभी लोगों द्वारा क्या हो, मान्य हो। उसको एक्सेप्ट किससे कर लिया? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि मैं बनाकर दिखाऊंगा। तो कांग्रेस के 8 लीडर प्लस मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहली बार भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की कोशिश की थी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, ये पहला रहा। उसके बाद देखेंगे 1931 में जो कांग्रेस का रेजोल्यूशन था, कराची सेशंस था, वहां भी बात की गई कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। दोनों डॉक्यूमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे, कभी आपको मिले तो आप पढ़िएगा दोनों डॉक्यूमेंट्स को। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स जब आप पढ़ेंगे तो उन दोनों डॉक्यूमेंट्स में देखिएगा भारत के संविधान के बारे में कैसा होना चाहिए। भारत का संविधान, उसमें लिखा था कि भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, इक्वेलिटी होनी चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी होने चाहिए। इस सारी चीजें उन लोगों ने उसी समय सोची थी आजादी से पहले कि अगर भारत आजाद होगा तो भारत के संविधान में कौन कौन से प्रोविजंस आएंगे। तो भारत आजाद तो हो गया था, संविधान बनाना भी था, लेकिन भारत के सामने चैलेंजेस भी थे इतने सारे कि संविधान ऐसा बनाया जाए जिसमें सभी ग्रुप्स की क्या की जाए, इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, कोई डिस्क्रिमिनेट ना हो, सबको इक्वल राइट्स दिया जाए, प्लस प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। भारत ने ये सारे काम किए और करके उन्होंने क्या किया, संविधान बनाया। क्या किया? संविधान बनाया। तो जो भारत ने संविधान बनाया उसके लिए जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, अभी मैं बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होती है, तो उन लोगों ने दुनिया के सारे संविधान को पढ़ा और उसमें जो भी अच्छी चीजें थी उसको भारतीय संविधान में क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, अकॉर्डिंग, उसको कन्वर्ट करके अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशन। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, उसके कुछ भाग लिए गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट लिए गए, ठीक है ना। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है आप देखेंगे वो हम लोगों ने ब्रिटेन लिया। बिल ऑफ राइट्स जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से आज जानते हैं वो हम लोगों ने यूएस से लिया। रसिया से सोशलिज्म लिया। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने कहीं से लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, डाला। इसको अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है ये सारी चीजें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, तो पूछ सकता है कि बिल ऑफ राइट्स कहाँ से लिया गया, सोशलिज्म कहाँ से लिया गया, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ भारत के सामने समस्याएं थी। पार्टीशन बेस्ड कंट्री, सबको इक्वेलिटी देना, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो सबके लिए क्या हो, इक्वल हो, प्रिंसली स्टेट्स को अपने में मिलाना और उन प्रिंसली स्टेट की भी क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देना, उनको बताना कि फायदे क्या हैं। बहुत ही चैलेंजिंग था इंडिया के लिए। इंडिया ने खैर इससे पहले कोशिश भी की थी, भारत ने कोशिश की थी संविधान बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में। उसके बाद 1931 में कांग्रेस का कराची सेशन, वहाँ भी बातें हुई थी कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। तो थोड़ा सा तो आइडिया हमें था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा भारत की, ठीक है। आइए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं संविधान सभा। किस नाम से जानते हैं?
संविधान सभा, संविधान सभा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है? द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। भारतीय संविधान को बनाने वाली कमेटी या ड्राफ्ट करने वाली जो लोगों का ग्रुप था, जो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोलते हैं, संविधान सभा बोलते हैं। देखिएगा, भारत में संविधान सभा का इलेक्शन जो पहली बार हुआ था वो कब हुआ था? जुलाई 1946 में, आजादी से पहले। याद रखिएगा, आजादी से पहले से ही पता चल गया था कि भारत आजाद होने वाला है, ठीक है। अंग्रेजों ने बहुत पहले ही बता दिया था कि हम क्या करेंगे, अगस्त में क्या करेंगे, भारत को आजाद कर देंगे। तो उसके लिए हुआ कि भाई अब जब हम लोग आजाद होंगे तो हमारा क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन हुआ तो लगभग 1946 में पहला इलेक्शन हुआ और दिसंबर 1946 में इसकी पहली मीटिंग हुई। तो जब इलेक्शन हुआ ना, तो याद रखिएगा, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे वहां से लगभग 292 मेंबर्स को क्या किया गया? इलेक्ट किया गया। इलेक्शन के थ्रू आए, यूनिवर्सल इलेक्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, लेकिन जो इलेक्शन था वो था, ठीक है। और प्लस 93 मेंबर ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट द्वारा नॉमिनेट होके आए थे, राजा महाराजा द्वारा क्या किया था? नॉमिनेट होके भेजा गया था कि चलिए ठीक है, आइए देखते हैं संविधान सभा कैसी बनती है। तो ठीक है, देखिएगा, पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग याद रखिएगा 1946 ये डेट है। और भारत कब आजाद हो गया था? 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? आजाद भी हो गया। और जब भारत आजाद हुआ तो दो कंट्री बन गई, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो पुराना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, संविधान सभा थी, उसमें तो सभी लोग इंक्लूडेड थे ना। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो याद रखिएगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, वो भी डिवाइड हो गई। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में क्या हो गई? डिवाइड हो गई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया और पाकिस्तान बन गया। तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बना तो सर इस डिवीजन के बाद भारत में कितने मेंबर बचे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? तो याद रखिएगा, भारत में लगभग 299 मेंबर बच गए आफ्टर द पार्टीशन। अब इन्हीं 299 मेंबर्स द्वारा भारत का क्या बनाया गया? संविधान बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, हमारी संविधान सभा में कितने मेंबर बचे थे? 299। और इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान बना लिया, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान किस में आया? इफेक्ट में आया। इसके पीछे कहानी है, सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंट की बात की थी। दैट्स वाई 26 जनवरी को मेमोरेबल बनाने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया। क्लियर है? तो इसी दिन को हम लोग किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे के नाम से क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, जो भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो सबसे पहले 1946 में बनी इलेक्शन के थ्रू, ठीक है। और इलेक्शन हुआ ब्रिटिश प्रोविंस में। तो ब्रिटिश प्रोविंस से कितने लोग आए? 292 मेंबर आए। और प्रिंसली स्टेट से कितने आए? 93। तो प्रिंसली स्टेट से जो लोग आए थे वो नॉमिनेट होके आए थे, ठीक है। बाद में इनकी मीटिंग, पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई। उसके बाद भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के साथ ही हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी क्या हो गया? डिवाइड हो गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद भारत में लगभग 299 मेंबर बचे और इन 299 मेंबर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर लिया गया? इनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। और इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी की कहानी मैंने आपको बता दी। और इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो संविधान आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सब समझ में आया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन गया, बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो इस संविधान जो बना, लगभग आप देखेंगे 6 नहीं, अब तो लगभग 7 डिके हो गया है, 7 दशक से ज्यादा हो गए, ठीक है। तो इतने लंबे समय बाद तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना। तो उतने लंबे समय बाद से लेके अब तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना,
इसको हम लोग अभी तक एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, इस बारे में हम लोग को क्या करना है, बात करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक चीज छूट गया, थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, तो जब भारत आजाद हुआ, संविधान बनना था, तो ये हुआ कि सर संविधान बनाना तो है, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए संविधान बनाने का, आखिर कुछ ऐसा उद्देश्य तो होना चाहिए ना, ताकि हम क्या कर सके, संविधान बना सकें। तो इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य का प्रस्ताव लेके आए और बोला कि ये इन उद्देश्यों पे हम क्या करेंगे, अपने संविधान को बनाएंगे। वही उद्देश्य का आगे चलकर प्रियम्बल कहलाती है हमारा, ठीक है, प्रस्तावना कहलाती है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ी सी बात बतानी थी मुझे, ओके। आइए, हम इतने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करें, ये हमारा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है, ठीक है। पहला देखिए कि पहला पॉइंट इसमें क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स का व्यू नहीं है। याद रखिएगा, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 299 लोग तो थे, लेकिन वो सभी अलग अलग रिलीजन, अलग अलग प्लेस, अलग अलग एरिया से बिलोंग करते थे। यानी कि भारत की पूरी डाइवर्सिफाई हमारे कहाँ में थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थी, ठीक है ना। नो लार्जर सोशल ग्रुप और अ पॉलिटिकल पार्टी हैड एवर क्वेश्चन लेगिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, और आज तक बहुत किसी, लगभग आप समझ सकते हो कि कभी किसी ने हमारे संविधान पर उंगली नहीं उठाई, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, ना किसी ने। इतना खूबसूरत हमारा संविधान है ही, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपुल ऑफ इंडिया, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना, ऐसा नहीं कि उसमें विदेश से हम लोग लेके चले आए, उसमें सभी भारत के ही लोग थे जो बिलोंग करते थे, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, ग्रुप, रिलीजन, लैंग्वेज, हर भाषा बोलने वाले उसमें लोग क्या थे, इंक्लूडेड थे। इवन भारत के सभी पढ़े लिखे लोग थे। मोस्ट ऑफ द उसमें क्या थे, लॉयर्स थे, ठीक है। आप जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स देखोगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या थे, लॉयर थे, ठीक है। देख लीजिए, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी लॉयर थे, क्लियर है। इसके पीछे देख लीजिए, और भी लोगों का मैंने लगाया होगा, देख लीजिए, भीमराव अंबेडकर, ये भी लॉयर थे, इनके बारे में भी पता है, ये भी क्या थे, लॉयर। और कई लगभग आप देखेंगे मैक्सिमम लोग क्या थे इसमें, लॉयर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद भी लॉयर, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए भाई, वल्लभ भाई पटेल भी क्या थे, लॉयर थे। तो आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मैक्सिमम लोग थे वो क्या थे, लॉयर्स थे। कह सकते हैं कि एक संविधान वकीलों द्वारा बनाया गया है, लॉयर्स द्वारा बनाया गया, मैक्सिमम लोग लॉयर्स थे, और सभी पढ़े लिखे लोग। ऐसा नहीं कि कहीं से लॉयर, सब लोग पढ़े लिखे, एक से एक, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सबसे पढ़े लिखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आइए क्या बात कर रहे थे कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करें। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स का व्यू नहीं था, भारत के सभी लोगों का व्यू था, और आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या फिर लोगों के ग्रुप ने कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे उंगली नहीं उठाई। और याद करिएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो रिप्रेजेंटेड द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लगभग डिफरेंट लैंग्वेज, ग्रुप, कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, हर तरह के लोग इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या थे, इन्वॉल्व थे। वुमेन, हर लोग इसमें क्या थे, इन्वॉल्व थे। द मैनर विद द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क गिव अ सिनेप्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो एक वेरी वेल मैनर्स में बना, एक ओपन मैनर्स में बना। एकदम ऐसा नहीं था कि क्लोज चुपके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, नहीं, ओपनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, लोगों से डिस्कशन, राय लेके हर तरह से कोशिश की गई कि हमारे संविधान को अच्छे से अच्छा बनाया जा सके। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, व्हाई वी शुड फॉलो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतने पुराने संविधान को हम लोग क्यों एक्सेप्ट करें, ठीक है। चलिए, आप देख सकते हैं, सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। कुछ बेसिक, अच्छा, जब हमारा संविधान बनाया गया तो बात हुई कि संविधान बनाया गया, तो मैंने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ड्राफ्ट
उद्देश्य क्या हो संविधान का, उसके बारे में बात की तो उद्देशिका आया, जिसको बाद में चल के प्रस्तावना बना। प्लस आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, द ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर हेड बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। अब संविधान के बारे में बात तो हो गई, उद्देशिका आ तो गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य बता दिया कि इस उद्देश्य के साथ संविधान बनेगा। बनाए कौन? इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, इसको बोला गया ड्राफ्टिंग कमेटी। उससे बोला गया कि आप ऐसा करिए कि एक ड्राफ्ट तैयार करिए कॉन्स्टिट्यूशन का, आप कह सकते हो रफ वर्क तैयार करिए कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बना दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था ये भारत के लिए कि भारत का संविधान कैसा होगा, अब इन लोग के हाथों में था। और आप देख सकते हैं आज इतना फ्री होके मैं बोल पा रहा हूँ, ये उसी का नतीजा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को ड्राफ्ट किया गया। थोड़ा समय लगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। 12 लाख रुपए तक क्या हुए उस समय के खर्च हुए। याद रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, ड्राफ्ट मतलब रफ वर्क कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो रफ वर्क तैयार किया गया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम द्वारा क्या किया गया, तैयार किया गया। क्लियर है? इसके बाद भी देखिएगा, ड्राफ्ट करने के बाद अब इस कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या शुरू हुआ, डिस्कशन शुरू हुआ। उस ड्राफ्ट पे क्या हुआ, डिस्कशन शुरू हुआ। एवरी क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब क्लॉज बाय क्लॉज कह सकते हो, एवरी पॉइंट बाय पॉइंट्स जो ड्राफ्ट तैयार की गई थी उसमें जितने भी पॉइंट्स थे, हर पॉइंट्स पे एक एक करके क्या किया गया, डिस्कशन किया गया। ऐसे नहीं है रैंडमली ड्राफ्ट हुआ और सुबह उठे तो और कर दिया, नहीं यही कॉन्स्टिट्यूशन मान्य हो, ऐसा नहीं है। एक एक चीज को, एक एक शब्द जो उसमें लिखा गया था उस ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, उस पर डिस्कशन हुआ कि क्या ये भारतीय संविधान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो क्या इसका प्रारूप यही रहेगा, क्या ये सेम एज इट जैसे लिखा है वैसा ही रहे, या इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। हर बात, हर एक पॉइंट के बारे में क्या किया गया, डिस्कशन किया गया। ठीक है? और उसके बाद भी देखिएगा लगभग 2000 से ज्यादा उसमें अमेंडमेंट्स किए गए। ड्राफ्ट तो तैयार कर दिया भीमराव अंबेडकर ने, उसके बाद उस ड्राफ्ट पे डिस्कशन हुआ पॉइंट वाइज पॉइंट, और उस डिस्कशन में, उस ड्राफ्टिंग के बाद भारतीय संविधान में लगभग उस समय देखिएगा उस ड्राफ्ट में लगभग 2000 अमेंडमेंट किए गए, 2000 से ज्यादा सुधार किए गए। और इसके लिए देखिएगा 114 दिनों तक इन लोगों ने लगातार मीटिंग की है, और लगभग 3 साल, 2 साल 11 महीना 18 दिन अप्रोक्सीमेटली, नियर बाय ले आप लोग, तो लगभग 3 साल लगे भारतीय संविधान को बनने में। तो सर जो डिस्कशन किया इन लोगों ने, 2000 अमेंडमेंट किया, इसका कोई रिकॉर्ड है कि ऐसे ही हवा हवाई आप बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई हवा हवाई में बातें नहीं कर रहा हूं। एवरी डॉक्यूमेंट्स, याद रखिएगा, एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज टू बी रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व। हर एक शब्द जो संविधान सभा में बोला गया था, हर एक पॉइंट पर किसका क्या व्यू था, किसने क्या बोला, कैसे बोला, हर पॉइंट नोट डाउन करके रखा गया है, रिकॉर्ड बनाकर क्या किया गया है, रखा गया है। इस रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। और ये लगभग 12 भारी भरकम किताबों का क्या है, एक ग्रुप है। लगभग 12 भारी भरकम क्या है, किताबें हैं। कभी मन करे तो पढ़िएगा, ऐसा तो मन नहीं करना चाहिए, आप लोग अपनी किताब पढ़ लें वही बहुत है। तो 12 भारी भरकम किताबों का क्या है, ग्रुप है। ठीक है? The debate provided the rationale behind every provisions of the constitution. These are used to interrupt the meaning of the constitution. और ये जो डिबेट्स हैं इनका यूज हम लोग करते हैं समटाइम, जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कभी कहीं हम लोग फंस जाते हैं। इवन कोर्ट की मैं बात करूं, जब भी डिसीजन लिया जाता है, कुछ होता है ऐसा, तो जब भी कहीं लोग फंस जाते हैं कि भाई ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो इस कंडीशन में इन्हीं 12 भारी भरकम किताबों में उस चीज़ को खोज कर, पढ़कर समझने की कोशिश की जाती है कि इसका मीनिंग, इस टॉपिक का मीनिंग, इस पॉइंट का मीनिंग, इस आर्टिकल का मीनिंग क्या होगा। तो आप समझ सकते हो कि व्हाई वी शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने संविधान को क्यों फॉलो करें, इतने पुराने संविधान को हम लोग क्यों फॉलो करें भैया? इसलिए फॉलो करें कि ये किसी एक आदमी द्वारा नहीं बनाया गया,
इसमें भारत के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो लगभग भारत के सारे कोने कोने से थे, हर कोने से रिप्रेजेंटेटिव थे, हर कोने से रिप्रेजेंटेटिव भारत में आए थे, हर कास्ट, रिलीजन, सेक्स ग्रुप से बिलोंग करते थे। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना ये ओपन मैनर में बना, ऐसा नहीं कि क्लोज बना दिया, इसको ड्राफ्ट किया गया भीमराव अंबेडकर द्वारा। ड्राफ्ट करने के लिए उन्होंने लगभग दुनिया का सारा संविधान पढ़ डाला और वहां से जो भी अच्छी चीजें मिली अपने संविधान में रखा अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशन। उसके बाद इस ड्राफ्ट पे डिस्कशंस हुए, ड्राफ्ट बना के उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट नहीं किया गया। ड्राफ्ट मतलब रफ वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन से। उस पे लगभग 3 साल तक डिस्कशन हुआ, उसमें लगभग 2000 अमेंडमेंट हुए। 1 बाय 1 जो ड्राफ्ट हुआ उस पे 1 बाय 1 बातें हुई, 2000 अमेंडमेंट हुए और जितनी भी डिबेट्स हुए टॉपिक बाय टॉपिक, क्लॉज बाय क्लॉज, जितनी भी बातें बोली, किसने क्या बोला, सब कुछ क्या कर दिया गया, रखा गया प्रिजर्व करके, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। और ये 12 भारी भरकम किताबों का क्या है, समूह है। ये कब काम आता है, जब लोग फंस जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते पढ़ते, उसका मतलब समझ में नहीं आता है, तब इसको खोल के हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसका मतलब क्या था। तो इतने सारे प्रोसेस हैं, ऐसे ही थोड़े संविधान बन गया। दैट्स व्हाई वी हैव फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये रीजन है कि हमारा संविधान ऐसे कोई गुपचुप नहीं बना दिया गया, एक ओपन मैनर में बनाया गया। और देखिए इतना ब्यूटीफुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि आज तक हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्री जिनका संविधान कई बार लिखा जा चुका है, नेपाल देख लीजिए, कई बार संविधान लिखा जा चुका है। ठीक है, चलिए आइए गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के गाइडिंग वैल्यू के बारे में बात करते हैं। देखिए संविधान को अगर हमें समझना है, जानना है कि हमारा संविधान कैसा है, इसमें क्या लिखा है, कौन सी बातें कही गई हैं, तो हम कैसे समझ पाएंगे अपने संविधान को। तो हम अपने संविधान को कैसे समझ पाएंगे, एक सेकेंड। अपने संविधान को कैसे समझ पाएं। अगर मुझे संविधान के बारे में जानना है कि हमारा संविधान कैसा है, उसमें कौन सी बातें लिखी गई हैं, तो संविधान को हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, या कोई और तरीका है कि हम समझ पाएं कि हमारा संविधान का जो कोर वैल्यू है वो क्या है, जो कोर पॉइंट है वो क्या है। या तो मैं पूरा संविधान पढ़ के समझने की कोशिश करूं, या कोई और रास्ता है। हाँ सर है, एक रास्ता और है जिससे आप संविधान को समझ सकते हो बिना संविधान पढ़े। आप डिटेल में तो नहीं, लेकिन ये जरूर समझ जाओगे कि हमारा संविधान, हमारे संविधान का जो कोर पॉइंट है वो क्या है, हमारे संविधान का जो मूल बिंदु है, वास्तविक उद्देश्य क्या है। आप देखेंगे इसके लिए 2 तरीका है। पहला, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अंडरस्टैंड ऑफ द फॉलोइंग 2 वेज। तो संविधान के फिलॉसफी को हम लोग 2 तरह से समझ सकते हैं। पहला तो we can understand by its reading the view of the some of our major leader of the Constituent Assembly। हम उन सभी लोगों को पढ़ लें जो संविधान सभा में थे, जिन्होंने संविधान बनाया। तो अगर उनमें से कुछ ऐसे लीडर्स को हम लोग पढ़े तो हो सकता है कि हम उनके विचारों से इस चीज को समझ पाएं कि हमारा संविधान कैसा होगा। दूसरा, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ऑन फिलॉसफी। लेकिन इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है कि हम खुद संविधान से भी पूछ सकते हैं, संविधान को भी देखकर उसके प्रस्तावनाओं को पढ़कर भी बता सकते हैं कि हमारे संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, कोर पॉइंट क्या है। तो बिना संविधान को पढ़े संविधान को समझना हो तो ये 2 पॉइंट्स हैं। इन 2 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक तो कुछ मेजर लीडर्स को पढ़ लिया जाए, या फिर उसके प्रेम्बल, ये प्रस्तावनाओं को पढ़कर हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। तो हम लोग दोनों समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दोनों समझते हैं। 3-4 लोगों को हम लोग देखेंगे। जैसे पहला महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी, जब मैं बोल रहा हूं तो एक दिमाग में एक चीज आना चाहिए आपके कि महात्मा गांधी इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सॉरी, महात्मा गांधी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। महात्मा गांधी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे ही नहीं।
तो फिर इनके व्यूज को क्यों पढ़ा जाए? देखिए, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट तो नहीं थे, बट बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो महात्मा गांधी से क्या थे, इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। दैट्स वाई इनके व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। याद रखिएगा, महात्मा गांधी मेंबर नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, देखिएगा बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो उनके विजन्स को क्या करते थे, फॉलो करते थे। तो बहुत समय पहले इन्होंने एक मैगजीन था यंग इंडिया, वो लिखी और उसमें बताया व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में ये क्या क्या चाहते हैं, इनको क्या क्या चाहिए भारतीय संविधान में। भारत जब आजाद होगा तो उसके संविधान में क्या क्या चाहिए उन्होंने लिखा। पहला लिखा एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी एंड अनटचेबिलिटी, कि अगर भारत का संविधान बनता है तो भारत के संविधान में कहीं भी अनइक्वालिटी और अनटचेबिलिटी को जगह ना दी जाए। दूसरा प्रोहिबिशन ऑफ ड्रिंक एंड ड्रग, नशा, मादक पदार्थ, नशा से मुक्त रहे देश, कोई भी नशीले पदार्थ भारत में ना रहे। इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, वुमेन्स को क्या दिया जाए, इक्वल राइट्स दिया जाए, हार्मोनी अबाउंड कंट्री, और देश में क्या रहे, भाईचारा रहे। ये कुछ पॉइंट्स थे महात्मा गांधी के, आप देख सकते हैं इस मैगजीन में लिखा हुआ है, सब कुछ यंग इंडिया में इन्होंने लिखा था। ठीक है, क्या लिखा, ठीक है। पहला देखिए, अनटचेबिलिटी ना हो, इंटॉक्सिकेटिंग यानी कि कोई भी नशीला पदार्थ देश में नहीं होना चाहिए, कोई भी ड्रग नहीं होना चाहिए, वुमेन्स को भी क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले, और सभी लोग क्या रहें, एक साथ मिलजुल कर रहें, सेटिस्फाइंग रहें। तो अगर आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे, आप संविधान पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय संविधान में ये सारी बातें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यानी कि आप इनके व्यू को अगर आप समझेंगे तो आप समान तरह से समझ पाएंगे कि भारतीय संविधान में क्या क्या प्रोविजंस होंगे। आप देख पाएंगे कि भारतीय संविधान, इनकी अगर व्यूज को पढ़ा जाए तो ये क्या चाहते थे, समाज में समानता चाहते थे और भाईचारा चाहते थे। तो अब जब आप भारतीय संविधान को जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें ऐसे प्रोविजंस हैं जो लोगों को समानता, इक्वालिटी देने के लिए और हार्मोनी, भाईचारा रहे, ब्रदरहुड रहे, उसके लिए क्या किए गए हैं, बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। दूसरा, अगर आप पढ़ना चाहें तो भीमराव अम्बेडकर को पढ़ सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, थोड़ा सा ये अलग थे, महात्मा गांधी के विचारों को थोड़ा वही ये क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अगर आप इनको पढ़ेंगे तो इनका भी व्यू क्या था, एकदम क्लियर था। वो क्या चाहते थे आप देखिएगा, इनका कहना क्या था, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक सेकेंड, चलिए, ओके, नीचे आ जा भाई, यहाँ आ जा। देखिएगा, on 26 January 1950 we are going to enter a life of contradiction. In a politically we will have equality and in social and economical life we will have inequality. देखिए कैसा लिख रहे हैं, इन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पे भारतीय संविधान में 1 पर्सन 1 वोट तो दिया है, यानी कि हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे दी गई भारतीय संविधान द्वारा, लेकिन सोशल इक्वालिटी, सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी यानी कि सामाजिक और आर्थिक समानता हमें नहीं मिली। ठीक है, इन पॉलिटिक्स वी विल रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ 1 मैन एंड 1 वोट एंड 1 वैल्यू। पॉलिटिकली हम लोग को क्या दिया गया, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, डेमोक्रेसी में मैंने आपको बताया था। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो भारत में लोगों को दे दी गई, बट सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ में आप देखिएगा किसी तरह की कोई इक्वालिटी लोगों को नहीं दी गई। तो इनका मानना था कि अगर लंबे समय तक हम लोगों को सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी नहीं देंगे तो हो सकता है आगे चलकर हमारा लोकतंत्र क्या हो, खतरे में आ जाए। तो मोस्टली अगर इनके पूरे स्पीच को हम लोग देखेंगे, इनके व्यूज को अगर हम इसके थ्रू पढ़ने की कोशिश करें तो हम इसमें भी पाएंगे कि समाज में क्या चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे, हर तरह की इक्वालिटी। क्या चाहते थे, हर तरह की इक्वालिटी। तो आप देखेंगे हमारे संविधान में हर वो प्रोविजंस है जो भारत में लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करने की क्या करता है, कोशिश करता है, कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार आज भी कोशिश कर रही है। ठीक है, वहीं अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखेंगे तो उनके भी स्पीच में ट्राइस्ट विद डेस्टिनी से आप उनके व्यू को थोड़ा समझ पाएंगे। उनका बहुत फेमस स्पीच है। ठीक है,
जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके मिडनाइट को उन्होंने क्या किया था, ये स्पीच दिया था। तो देखेंगे 15 अगस्त 1947 को ये स्पीच थी जिसका शीर्षक था ट्राई स्विस डेस्टिनी। इस स्पीच को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने भी क्या कहा है, और इनको पढ़कर आप समझ पाएंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रोविजंस होंगे। आइए देखते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, कुछ लाइन मैंने अंडरलाइन किए, जैसे फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पूरा पढ़ सकते हैं। फ्रीडम एंड पावर क्या आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है, यानी कि अब जो सरकार होगी उसकी क्या होगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपनी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब जो नया देश होगा उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, बीमारियां नहीं होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एंड द एम्बिशन ऑफ ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर्स फ्रॉम द एवरी आइज। इनका भी मानना था कि सोसाइटी में क्या हो, गरीबी खत्म हो जाए। भाई सब तो यही कह रहे हैं, महात्मा गांधी ने भी तो यही कहा, इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, सबको इक्वलिटी मिले। इक्वलिटी में तो मतलब सब लोग बराबर हो जाए, सब लोग बराबर मतलब गरीबी खत्म। भाई वही चीज तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटी लोगों को मिलनी चाहिए। वही चीज यहाँ भी देखिएगा, इनका भी मानना है कि हम क्या करें, गरीबी को खत्म करें। गरीबी खत्म मत कर मतलब लोगों को इकोनॉमिकल इक्वलिटी प्रोवाइड करें, लोगों को इग्नोरेंस मतलब अनटचेबिलिटी, सारी चीजें मैंने बताई, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। और इनका मानना था कि देश के जब तक एक एक लोगों के सारे आंसू पोंछ नहीं दिए जाते तब तक ये चैन की सांस, आंसू मतलब सबकी कमियों को जब तक दूर नहीं किया जाता तब तक भारत सांस नहीं लेगा। और आप पाएंगे जब आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई हर चीज भारतीय संविधान में, जैसे इनके विचार हैं उसी तरह आप भारतीय संविधान को पाएंगे कि भारतीय संविधान में इनके विचारों का बहुत प्रभाव है। भारतीय संविधान में ये, जैसा आपने देखा कि इनके विचार लगातार कोशिश कर रहे थे समाज में असमानता खत्म करके समानता लाना, उसी तरह इनइक्वालिटी खत्म करके इक्वालिटी लेना। उसी तरह देखेंगे भारतीय संविधान लोगों के लिए ही बना है ताकि लोगों को क्या कर सके, इक्वालिटी प्रोवाइड की जा सके। ये तो हो गया लोगों का व्यू। इसके साथ आप देखेंगे ट्राई स्विस डेस्टिनी, इसमें हिंदी में भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाइएगा, वहां पे ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप इजीली वहां से क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम संविधान में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर भी खुद हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपनी फिलॉसफी बताता है, अपने विचार बताता है कि मैं कैसा हूं, किस विचारों पे मैं बना हूं। तो अगर फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें। हम क्या कर सकते हैं, हम प्रियम्बल, जो सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा भी बोलते हैं इसे, उस आत्मा को पढ़कर भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या बातें हैं। इसके लिए हमें संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उन लोगों के विचारों को प्लस अपने संविधान को खुद उसके प्रेम्बल को पढ़कर उसके वैल्यूज के बारे में पता लगा सकते हैं। तो वैल्यू दैट इंस्पायर द गाइडिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, द वैल्यू इमिटेड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे वैल्यू कहाँ लिखे गए हैं, प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। द गाइड्स ऑफ ऑल आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल को गाइड करता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सारा कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे एक शॉर्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है जिसमें उसके वैल्यूज लिखे हैं, और उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रेम्बल के नाम से जानते हैं। तो अगर कुछ भी पूछे प्रेम्बल क्या होता है तो आप इसको लिख सकते हो, इस डेफिनेशन को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो इजिली। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं भारतीय संविधान के प्रेम्बल के बारे में कि प्रेम्बल कैसे समझा रहा है अपने आप को, प्रेम्बल कैसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। देखेंगे अगर इंडियन प्रेम्बल को हम पढ़े, प्रस्तावना को पढ़ें, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitution of India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economical and political liberty on through expression, belief, faith and worship, equality of state and the opportunity, and to be promoted among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation on our Constituent Assembly this 26th day of the November 1949 to hereby adopt enhanced act to give
टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को हम क्या करते हैं, अपने आप को आत्मार्पित करते हैं। तो अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो बड़ा मजेदार लगता है। इस पूरे प्रेम्बल को आपने देखा, इसको पढ़ने की कोशिश की, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत हाईलाइटेड हैं। आप देखेंगे जैसे कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। दूसरा आप देखेंगे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, आपको हाईलाइटेड दिख रहे होंगे। क्यों दिख रहे हैं? तो अगर आप भारतीय संविधान को जानना चाहते हो तो आप भारत के प्रेम्बल को समझोगे। प्रेम्बल में कौन कौन सी बातें लिखी हैं उनको समझोगे। बोला है हम भारत के लोग भारत को कैसा देश बनाएंगे, सोवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे, लोगों को इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे, लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे, फर्टिलिटी इंक्रीज करेंगे लोगों के बीच में। तो जब हम इन सारे शब्दों का मतलब समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, जो उसकी कोर वैल्यू है वो क्या है, हमारा संविधान लोगों को क्या देना चाहता है, कैसा है हमारा संविधान, ये हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। जैसे पहला है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है सर, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है? मे भी शायद विजुअल हो आपको अच्छे से, एक और बार जूम कर दें, मैक्सिमम है। ओके, हम भारत के लोग मतलब क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनैक्ट बाय द पीपुल थ्रू देयर representative and not headed down to them by the king or any outside power। याद रखिएगा, कहना क्या है कि ये जो भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा और भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। ये किसी राजा महाराजा द्वारा लागू किया गया नियम नहीं है। ये संविधान जो है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमने इस संविधान को बनाया है और ये संविधान किसके लिए है? हमारे लिए है। किसी राजा महाराजा का ये रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। तो ये बेसिक वर्ड था जो मैंने आपको बताया। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा वर्ड क्या है इसमें? सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब पीपुल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिटेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब कि मेरे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन में, मेरे आंतरिक और बाह्य मामले में कोई भी इंटरफेरेंस ना कर पाए। मेरा डिसीजन क्या हो? सिर्फ मेरा हो, उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस ना हो। ऐसे डिसीजन अगर कोई ले रहा है तो वो क्या कहलाता है? सोवरेन कहलाता है, संप्रभुत्व कहलाता है। सोवरेन में भी आपको समझ में आ गया सोवरेन का मतलब क्या होता है। अगर मैं अपने डिसीजन खुद ले रहा हूं, मेरे डिसीजन को कोई इंटरनल या एक्सटर्नली कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या हूं? सोवरेन हूं। तो भारत के लोग सोवरेन है? हाँ बिल्कुल है। भारत के सभी लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। क्या भारत एक सोवरेन कंट्री है? जी हाँ बिल्कुल है। भारत अपने सारे डिसीजंस क्या लेती है? खुद लेती है। कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल पावर इसके डिसीजन को इफेक्ट नहीं कर सकता। अभी हाल ही में रशिया यूक्रेन वाला मामला जब चल रहा था तो भारत ने क्या किया? रशिया से बहुत तेल मंगाया। इतने सारे देशों ने सैंक्शन लगाए थे रशिया के ऊपर, लेकिन भारत का अपना इंटरेस्ट था, भारत का अपना डिसीजन था। भारत ने मंगाया कि नहीं मंगाया? तो भारत के डिसीजन को क्या किसी ने चेंज किया? कोई कर पाया? नहीं कर पाया ना। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं भारत क्या एक सोवरेन कंट्री है। मैं आपको यहाँ के पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा डिसीजन है, कोई मैं भी क्या है? सोवरेन। तो भारत के लोग एक सोवरेन कंट्री में रह रहे हैं, तो लोग भी क्या होंगे? सोवरेन होंगे। ठीक है, यानी कि उनके डिसीजन में किसी तरह का कोई इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो, वो क्या कहलाएगा? सोवरेन कहलाएगा। तो कंट्री भी सोवरेन कब होगी? जब उसके डिसीजन में इंटरनल और एक्सटर्नल कोई इंटरफेरेंस ना हो। नेक्स्ट क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी। समाज में जो भी रिसोर्स होंगे उस पर क्या होगा? सबका
लोगों का हक होगा। आइए समझ लीजिए, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। नॉर्मल सी कॉमन भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो समाज में जितने भी रिसोर्स हैं उस पे सबका समान हक होगा, कोई ज़्यादा या कोई कम नहीं लेगा। और सरकार क्या करेगी, जितने भी प्राइवेट ऑनरशिप इंडस्ट्रीज हैं, लैंड हैं, उनको अपने कंट्रोल में चलाएगी ताकि सोशियो इकोनॉमिक अमीरी गरीबी क्या हो सके, कम हो सके। तो ठीक है, भारत क्या सोशलिस्ट है? बिल्कुल है भाई। सरकार तो कोशिश कर रही है कि अमीरी गरीबी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा क्या है, सेकुलर। सेकुलर क्या है? सेकुलर का मतलब क्या है? नॉर्मली आप लोग जानते हो कि सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। अगर आप गूगल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकुलर। सॉरी, हाँ सेकुलर यहाँ पे है, ये रहा सेकुलर। तो सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब सिटीजन हैव कंप्लीटली फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ गवर्नमेंट treated at all religion belief and is practiced with equal respect। नॉर्मल सी बात है कि सभी लोग, जो भारत में जितने भी लोग हैं, वो फ्री होंगे अपने किसी भी रिलीजन को मानने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, बट गवर्नमेंट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। गवर्नमेंट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ये क्या कहलाता है, सेकुलर कहलाता है। द सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन, सरकार का अपना कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। क्यों बोला जाता है सरकार का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा? याद रखिएगा, अगर सरकार का कोई अपना रिलीजन हो, पर्टिकुलर रिलीजन की सरकार बनेगी तो वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करेगी, जिससे बाकी लोग क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेट होंगे। डेट्स वाई सरकार क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि स्टेट का अपना कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा। क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा, सेकुलर का मतलब क्या होता है? अगर आप देखेंगे सेकुलर, ये जो सेकुलर वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? अगर आप गूगल करोगे ना सेकुलर, तो सेकुलर का वर्ड मिलता है क्या, धर्मनिरपेक्ष। क्या मिलता है? धर्मनिरपेक्ष। अभी मैं बताया सेकुलर का मतलब सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, और वी कैन से रिलीजन। लेकिन जब आप, अभी मैंने सेकुलर का क्या बताया, धर्मनिरपेक्ष बताया। सेकुलर की हिंदी अगर आप गूगल करोगे तो क्या मिलेगा, धर्मनिरपेक्ष। लेकिन अगर आप इंडियन प्रियम्बल को हिंदी में पढ़ोगे ना, इस सेकुलर की जगह क्या लिखा हुआ है, वहां पे पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष। तो अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूज कर देता है कि सर सेकुलर जैसे मैं गूगल कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, धर्मनिरपेक्ष आ रहा है, और इसी प्रियम्बल को जब मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं तो क्या आ रहा है, पंथ निरपेक्ष लिखा जा रहा है सेकुलर की जगह। ऐसा क्यों हो रहा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। सेकुलर का मतलब बताया सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। तो जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को तो हिंदी आती नहीं थी, तो अपने मन से जो भी समझ में आया उन्होंने वर्ड मीनिंग बनाते चले गए। वैसे ही जब एक वर्ड आया धर्म, धर्म या रिलीजन, धर्म तो छोड़ दीजिए, एक वर्ड आया रिलीजन। रिलीजन आपने देखा होगा। अब रिलीजन का हिंदी क्या रखा जाए, ये अंग्रेजों को नहीं मिल रहा था कि रिलीजन की हिंदी क्या रखी जाए। तो उन्हें भारतीय समाज में देखा एक धर्म नामक शब्द है, तो उनको लगा कि यहाँ पर रिलीजन का मतलब क्या होगा, धर्म होगा। इसलिए देखिएगा अंग्रेजों ने क्या रख दिया, रिलीजन का मतलब धर्म। हमारे डिक्शनरी में भी मिलेगा रिलीजन का मतलब धर्म। लेकिन वास्तविक रूप से अगर मैं आपको बताऊं तो रिलीजन का कोई हिंदी मतलब है ही नहीं आज तक। हमारे रिलीजन को हिंदी में धर्म तो बोलते ही नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब अपने आप में अलग बात हो जाती है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। भारतीय संस्कृति में धर्म क्या है, अलग है। धर्म रिलीजन तो है ही नहीं। रिलीजन का मतलब क्या होता है, रिलीजन का मतलब होता है टू कनेक्ट टू गॉड, टू कनेक्ट टू गॉड, भगवान से जोड़ने वाला। जो भगवान से जोड़ दे, हमें भगवान से मिला दे, वही क्या है, रिलीजन है।
भगवान तक पहुंचने का मार्ग क्या है? रिलीजन है, टू कनेक्ट टू गॉड, यूरोपियन वर्ड है। भारतीय संस्कृति में अगर मैं धर्म की बात करूं तो भारतीय संस्कृति में जो धर्म है, धर्म का मतलब होता है उनकी ड्यूटी, उनके कर्तव्य। देखिएगा, धर्म निरपेक्ष शब्द लिखा है। निरपेक्ष का मतलब होता है अलग होना। क्या होना? अलग होना। समझिएगा, मैंने बताया धर्म का मतलब क्या है। भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब उनकी ड्यूटी है, उनके कर्तव्य है। आपने अक्सर सुना होगा पितृधर्म, पुत्र धर्म, शिक्षक धर्म। मैं यहां पे खड़ा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। मेरा धर्म इस समय क्या है? मेरा धर्म है कि मैं एक शिक्षक की भूमिका में हूं और शिक्षक इस समय मेरा क्या है? धर्म है, मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। आप इस समय मुझसे पढ़ रहे हो, आपका धर्म क्या है? आप विद्यार्थी धर्म को अपना रहे हो। तो ये जो ड्यूटी है, ये जो धर्म है हमारा, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस क्या हो जाता है? चेंज होता है। जैसे अभी मैं यहां पे आपके सामने खड़ा हूं, मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं एक शिक्षक की भूमिका में हूं, यानी कि मेरा इस समय धर्म जो है वो क्या है? शिक्षक धर्म है। आप पढ़ रहे हो, आपका धर्म क्या है? अभी विद्यार्थी धर्म है। लेकिन जैसे मैं यहां से पढ़ा के घर गया, मेरे माँ बाप हैं, तो मेरे माँ बाप के सामने मेरा धर्म क्या बनता है? मैं पुत्र धर्म को अपनाऊंगा। आप भी जाओगे यहां से, जब हटोगे अपने माँ बाप के पास जाओगे तो आप भी अपने पुत्र धर्म को अपनाओगे। देखो कैसे आपकी ड्यूटी चेंज हो रही है। बीबी के पास गया, पति धर्म, बच्चों के पास गया, पितृधर्म। सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर मैं संन्यास भी ले लूं तो वो भी क्या कहलाता है? संन्यास धर्म कहलाता है। यानी कि हम कभी भी अपने धर्म से निरपेक्ष हो ही नहीं सकते, हम अपने धर्म से अलग हो ही नहीं सकते। संभव ही नहीं है कि हम क्या हो जाए? अपने धर्म से अलग हो जाएं। और सेकुलर का मतलब क्या दिखाता है? धर्म निरपेक्ष। बट हमारी संस्कृति में धर्म का मतलब तो हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। धर्म का मतलब हमारी संस्कृति में रिलीजन नहीं है। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से क्लियरली आप लोग के लिए लिख देता हूं। देखिएगा, मैंने बताया सेकुलर जो वर्ड है उसको, ये सेकुलर वर्ड अगर आप इसको हिंदी में खोजेंगे तो मिलेगा ये धर्म निरपेक्ष। लेकिन हमारे संविधान में खोजेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? इसको लिखा गया है पंथ निरपेक्ष। क्या लिखा गया है? पंथ निरपेक्ष। धर्म का मतलब हमारे कल्चर में क्या है? हमारी ड्यूटी, हमारे कर्तव्य। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? अलग होना। तो अभी जो मैंने बताया कि भारत में धर्म का मतलब क्या है? हमारी ड्यूटी है, हमारे कर्तव्य है, जो समय के साथ क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। तो क्या हम अपने धर्म से अलग हो सकते हैं? क्या उससे निरपेक्ष हो सकते हैं? तो आप पाओगे नहीं सर, धर्म से अलग तो हम लोग हो ही नहीं सकते। यानी कि हमारी संस्कृति में रिलीजन का मतलब साफ साफ लिख दो, रिलीजन का मतलब धर्म तो नहीं है, धर्म बिल्कुल भी नहीं है। रिलीजन का मतलब क्या होता है? टू कनेक्ट टू गॉड, भगवान से जोड़ने वाला। तो क्या हमारी ड्यूटी हमें भगवान से जोड़ रही है क्या? ऐसा कोई काम तो नहीं है ना। हम तो अपने डेली कर्तव्य, हमारे डेली वर्क को क्या कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी है ही नहीं जो भगवान से जोड़ रही है। यानी कि रिलीजन का जो मतलब है भारतीय संस्कृति में धर्म तो नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि धर्म का कोई हिंदी मतलब भारतीय संस्कृति में है ही नहीं। तो ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को तो पता थी ना, क्योंकि वो तो भारत से जुड़े हुए लोग थे। उनको पता थे कि भारतीय संस्कृति में भैया रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता है। यानी कि सेकुलरिज्म, यानी कि जो धर्म निरपेक्ष शब्द बना है, धर्म मतलब रिलीजन, सेपरेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि इस रिलीजन का मतलब धर्म नहीं है भारतीय संस्कृति में। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर को पता था। तो क्या किया जाए भाई, रिलीजन का कोई हिंदी वर्ड तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, हम उसमें लिख रहे हैं। जब हम उसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो सेकुलर का कोई ना कोई हिंदी वर्ड तो होना ही चाहिए। क्या किया जाए?
तो बहुत खोजबीन के बाद संस्कृत का एक शब्द मिला जिसको बोला जाता है पंथ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेक्ट। क्या बोलते हैं? सेक्ट। पंथ क्या है? देखिए, रिलीजन एक बड़ा सर्कल है और पंथ उसके छोटे छोटे पार्ट। जैसे हिंदू एक रिलीजन है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसके क्या है? सेक्ट है, पंथ है। रिलीजन तो नहीं है, लेकिन हाँ रिलीजन से मिलता जुलता एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं पंथ, सेक्ट। जैसे मुस्लिम एक धर्म है, शिया सुन्नी उसके क्या है? सेक्ट हैं, उसके पार्ट है। तो शिया सुन्नी रिलीजन तो नहीं है, उसके पार्ट हैं। रिलीजन एक बड़ा सर्कल हो गया और उसके भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्ट बोलते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। तो धर्म से यानी कि रिलीजन से मिलता जुलता एक शब्द था जिसको बोलते हैं पंथ। जैसे हिंदू, अब वे एक ऐसा वे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवान को पा सकते हैं। धर्म नहीं। हिंदू में ब्राह्मण एक ऐसा अलग वे से भगवान को पा रहे हैं, क्षत्रियों का अगले। तो एक वे है भगवान को पाने का, गॉड के पास जाने का। धर्म नहीं है ये। धर्म तो एक बड़ा सा, जैसे हिंदू धर्म है एक बड़ा आयाम हो गया, उसके अंदर के छोटे छोटे जो सेक्ट हैं, जो पार्ट हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्ट। तो धर्म का कोई पर्टिकुलर हिंदी वर्ड हमारे यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। उससे मिलता जुलता एक शब्द है क्या? पंथ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्ट। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शिया सुन्नी ये सब क्या है? सेक्ट हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को पता था कि रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता। इसी रिलीजन से मिलता जुलता एक शब्द है हमारे यहाँ संस्कृति में, पंथ। इसीलिए आप देखेंगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, हमारा संविधान लिखा गया हिंदी में, तो उसमें सेक्युलर का जो मतलब लिखा गया वो धर्मनिरपेक्ष। आप गूगल करोगे धर्मनिरपेक्ष, डिक्शनरी करोगे धर्मनिरपेक्ष मिलेगा। तो धर्मनिरपेक्ष ना रखकर क्या रखा गया? पंथ निरपेक्ष रखा गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ धर्म का मतलब अलग है। हमारे यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। क्लियर है? हमारे यहाँ धर्म का मतलब हमारी ड्यूटी है, हमारे कर्तव्य हैं। हाँ, रिलीजन से मिलता जुलता एक शब्द है पंथ। तो इस वर्ड को क्या किया गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया? जगह दी गई। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आपको पता ही है, लास्ट चैप्टर में लोगों ने पढ़ा ही था। ठीक है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल एंजॉय द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया क्या होगी? एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी जहां लोगों के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, जहां हम अपने रूलर्स को क्या कर सकते हैं? अपने मन से चूज कर सकते हैं। ठीक है ना? गवर्नमेंट क्या करेगी? रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेगी? रूल करेगी। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेगी? रूल करेगी। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब द हेड ऑफ द स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नॉट हेरिडिटी। हेड ऑफ द स्टेट, जैसे भारत का हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? भारत के हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। तो भारत में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्टली तो नहीं होते लेकिन इनडायरेक्टली होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द हेड ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड पर्सन। कैसा हो? इलेक्टेड पर्सन हो। ठीक है? हेरिडिटी ना हो, अनुवांशिक ना हो, अनुवांशिक ना हो। तो अगर कोई कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट लोगों द्वारा चुना जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो कंट्री क्या कहलाती है? रिपब्लिक कहलाती है। जैसे भारत में प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं ना। दैट्स व्हाई इंडिया क्या है? एक रिपब्लिकन कंट्री है। वह इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो क्या वो रिपब्लिकन कंट्री होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हेड ऑफ द स्टेट आज भी कौन होते हैं? राजा होते हैं या रानी होती हैं। ठीक है? आपको पता होगा। दैट्स व्हाई वो रिपब्लिक नहीं है। लेकिन इंडिया क्या है? एक रिपब्लिकन कंट्री, क्योंकि यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, वो अलग बात है। नेक्स्ट क्या है आपका? जस्टिस, न्याय। Citizens cannot be discriminated on the ground of caste, religion and gender. Social inequality have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged of group. याद रखिएगा, जस्टिस मतलब सबको दी जाएगी, सबको इक्वल जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी जेंडर, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सरकार इंश्योर करेगी कि सभी का वेलफेयर इक्वली हो, कोई भी ऐसा ग्रुप ना बचे जिसको किसी तरह की कोई डिसएडवांटेज हो। तो जस्टिस का मतलब आप समझ सकते हो कि सबको
समान न्याय देना, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, etc। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं आप, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब मोस्टली आप समझ लीजिए फ्रीडम, आजादी। क्या होता है? आजादी। दे आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन्स, सिटीजन्स पे कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड द वे दे विश टू फॉलो देयर थॉट्स इन एक्शन। लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा, कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। वो जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, भारत में जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, भारत में जहाँ चाहे वहाँ सेटल हो सकते हैं, भारत में जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, ठीक है, जो चाहे वो बोल सकते हैं, जैसा चाहे वैसे थॉट अपना क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सारी आज़ादी भारत के लोगों को दी गई, यानी कि आप समझ सकते हो लिबर्टी का मतलब आज़ादी। हर तरह की आज़ादी लोगों को क्या दी गई है? भारत में दी गई है। ये देखिए सिर्फ अभी हम लोग प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, संविधान पढ़ोगे ना, इसके लिए एक एक आर्टिकल है। आपने फंडामेंटल राइट पढ़ लोगे ना 12 से लेकर 35 तक, तो आप समझ जाओगे कि जितनी भी चीजें हमारे प्रियम्बल में हम पढ़ रहे हैं, ऑल थिंग्स आर, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखिए, इक्वलिटी। इन द आईज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल। सब लोग क्या होंगे? इन द आईज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल, ऑल इक्वल बिफोर द लॉ। सब लोग क्या होंगे? लॉ के आगे इक्वल होंगे। तेजस्वी सोशली इनइक्वालिटी हैव टू बी एंडेड। समाज में जो सोशल इनइक्वालिटी है वो क्या की जाएगी? खत्म की जाएगी। गवर्नमेंट शुड इंश्योर द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि सबको क्या मिले? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वल मिले, समानता मिले। ये क्या है? इक्वालिटी। ये भी हमारे संविधान में इंक्लूडेड है। फ्रेटर्निटी, बंधुता, सब में भाईचारा हो, सब लोग मिलजुल कर प्यार से रहें, ये इंश्योर कौन करेगा? ये भी इंश्योर करेगी हमारी सरकार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप इस प्रियम्बल को पढ़ो, अगर आप इस प्रियम्बल को ध्यान से पढ़ोगे तो आप पाओगे कि सर इस प्रियम्बल में तो वो सारी बातें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, जो हमारे संविधान में लिखी गई हैं। आप जब संविधान पढ़ोगे तो आप पाओगे कि ऑल द थिंग्स, जो भी चीजें यहाँ पे हैं, आप पाओगे कि सारी चीजें संविधान में आर्टिकल के फॉर्म में लिखी हुई हैं। सब कुछ लोग सोवरेनिटी के बारे में, सोशलिस्ट के बारे में, सेकुलर के बारे में, डेमोक्रेटिक के बारे में, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, सब कुछ। तो आप इस प्रियम्बल को पढ़कर एक आसान सा आइडिया लगा सकते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी कैसी होगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जहां पर सबको आजादी है कुछ भी करने की, जहां सबको इक्वालिटी देने की बात की जाती है, जहां सबको न्याय देने की बात की जाती है, जहां रिपब्लिक है यानी कि सरकार लोगों द्वारा चुनी जाएगी, जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर लोग जब चाहे अपनी सरकार चुन सकते हैं, जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं। सेकुलर होगी यानी कि समाज में सबको ही अपने रिलीजन को क्या कर सकेगा? प्रैक्टिस कर सकेगा, और सरकार का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। सोशलिस्ट होगी यानी कि समाज में जो रिसोर्स है उस पर सभी का हक होगा, सोवरेन होगी। ये सारी चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सारी चीजों से क्या है? फुल है, सारी चीजों से क्या है? भरा हुआ है। तो अगर हम संविधान की कोर मीनिंग को समझना चाहते हैं तो हमें संविधान पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उन लोगों को पढ़ लें और प्रियम्बल को पढ़ लें तो हम पाएंगे कि हमारा संविधान कैसा है और किस वैल्यू पे, किस फिलॉसफी पे बना हुआ है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट इस चैप्टर का, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। देखिएगा जब हमारा संविधान बना, एक सेकंड थोड़ा मैं पानी पी लूं। चलिए इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के बारे में देखते हैं। जब हमारा संविधान बना, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स बने। आप देखोगे हमारा गवर्नमेंट बना अलग, या लेजिस्लेचर समझ सकते हो, लेजिस्लेचर बना,
एग्जीक्यूटिव बना, जुडिशरी बना, सब क्या की अलग अलग बनाई गई, सबको अलग अलग पावर दी गई। लेजिस्लेचर का काम क्या था, लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव का काम क्या था, लॉ को एग्जीक्यूट करना। जुडिशरी का काम क्या था, हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफी। संविधान सिर्फ वैल्यूज एंड फिलॉसफी का स्टेटमेंट नहीं है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ये बहुत ही लंबा एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, बहुत ही लंबा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा नहीं है। ठीक है, देयरफॉर इट इज नीड टू बी अमेंड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। एक बहुत लंबा डॉक्यूमेंट जो 1950 में बनाया गया और आज चल रहा है 2023, तो उस समय से लेके इस समय तक क्या हमारे समाज में कोई चेंजेस नहीं आए? भाई बहुत सारे चेंजेस आए। ये जो लाइट यहाँ लगी हुई है वो एक चेंज है, ये जो टीवी या ये जो स्क्रीन इतने बड़ी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एक चेंज है, ये माइक एक चेंज है। सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, समाज पूरी तरह बदल चुका है, कल्चर पूरी तरह बदल चुका है। तो जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या वो वैसे ही रहने चाहिए, उनमें कोई सुधार नहीं होना चाहिए? जो बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं क्या उनके लिए कोई नया रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन डाला गया जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो संविधान में कोई भी अगर चेंजेस होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान सुधार। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर मैं अक्टूबर 2021 तक की बात करूं तब तक भारतीय संविधान में लगभग 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 105 सुधार हो चुके हैं। आपने अगर भारतीय प्रेम्बल को अगर देखा होगा, अभी मैं जो आपको प्रेम्बल बता रहा था, तो आपने देखेंगे ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है। ये देखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किए गए थे? जोड़े गए थे हमारे संविधान में। बाद में हमारे मूल संविधान का ये हिस्सा नहीं है, बट 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1946 द्वारा इसको क्या किया गया? जोड़ा गया है हमारे संविधान में। ओके, चलिए आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बताया? इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तो हमारे क्या किया? इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग और जुडिशरी अलग। ठीक है सर, इंस्टीट्यूशन तो बना दिया गया। लेजिस्लेचर का काम क्या था? लेजिस्लेचर का काम क्या था कि क्या बनाएगी? लॉ बनाएगी। एग्जीक्यूटिव का क्या करेगा? ये जो लॉ बना है इसको क्या करेगी? पोस्ट करेगी। जुडिशरी का काम क्या था? ये जो लॉ बना है इसको चेक करना क्या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, लोगों के फंडामेंटल राइट को इफेक्ट कर, तो फंडामेंटल राइट को तो नहीं छीन रही है, या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, ताकि क्या हो सके? एक चेक एंड बैलेंस बन सके गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट अपने आप में डिक्टेटर ना हो जाए। दैट्स व्हाई ये इंस्टीट्यूशनल डिजाइन बनाया गया। संविधान बना 1950 में, आज चल रहा है 2023, तो क्या संविधान वैसा का वैसा ही है? अभी नहीं। जैसे जैसे समाज चेंज हुआ है, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई है, वैसे वैसे समाज में चेंजेस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है? संविधान में भी चेंजेस किए हैं, संविधान में भी सुधार किए हैं। और वही सुधार क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाते हैं, संविधान संशोधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संविधान संशोधन। क्लियर है? देखिएगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फील दैट इट हैज टू बी अकॉर्डिंगली विद द पीपल्स एस्पिरेशन एंड द चेंज इन द सोसाइटी। दे डिड नॉट सीन एज द स्टैटिक अनअल्टरेबल लॉ। ठीक है, सो they made a provision in compared to change from the time to time. These changes are called constitutional amendment. समय के साथ सोसाइटी बदल रही है, समाज बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे संविधान में क्या वो पुराने रूल्स रेगुलेशन सिस्टम क्या हो पाएंगे? जैसे आ गया इंटरनेट, आ गया, पहले इंटरनेट था नहीं, तो जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट के आने से क्या हुआ? समाज में बदलाव आएगा। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। देखिएगा, उसके लिए नए नियम चाहिए, नए कानून चाहिए, तो उसके लिए नए नियम और कानून भी क्या किए गए?
बनाए गए। कैसे बने, किसकी हेल्प से बने भैया? इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से। संविधान में हम क्या करेंगे, इसके थ्रू क्या किया हम लोगों ने, संशोधन किया, और संशोधन करके क्या किया, समाज में संशोधन करके क्या किया, हमारे संविधान में सुधार किया, और उसके अकॉर्डिंग फिर से नए नए प्रोविजंस क्या किए गए, ऐड किए गए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता कौन है, नए लॉज बनाता कौन है, ठीक है? तो याद रखिएगा लेजिस्लेचर का ये काम है, ठीक है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट कौन करेगी, लेजिस्लेचर करेगी। अगर नए लॉज को जोड़ना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो कौन करेगी, लेजिस्लेचर करेगी। और लेजिस्लेचर को ही बोलते हैं क्या हम लोग, लॉ मेकिंग बॉडी। क्या बोलते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी। एक सेकेंड, पार्लियामेंट ही तो है लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि पार्लियामेंट ही क्या होगी, लेजिस्लेचर होगी। याद रखिएगा पार्लियामेंट एक ऐसी प्लेस है जहां हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट होके जाते हैं और बैठते हैं। तो डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं ना, हम कैसे इन्वॉल्व हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो ये संविधान किसका है, हमारा है, तो उसमें चेंजेस कौन करेंगे, हम करेंगे। हम कहाँ हैं, हम तो अपने पार्लियामेंट में है ना, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कहाँ है, पार्लियामेंट में है। इस संविधान में चेंजेस कौन करेगा, हम करेंगे, चाहेंगे तो, और कोई नहीं कर सकता। इसमें अमेंडमेंट कौन करेगा, हम करेंगे। इसमें सुधार कौन करेगा, हम करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार उठी सुबह चेंज कर दिया, नहीं, पार्लियामेंट में क्या होना चाहिए, वो अमेंडमेंट आएगा, पार्लियामेंट में सभी लोगों द्वारा, आप कह सकते हो स्पेशल विशेष बहुमत द्वारा क्या होगा, पास होगा, उसके बाद ही क्या हो सकती है, उसमें चेंजेस आ सकती हैं। क्लियर है? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द प्रोसीजर फॉर चूजिंग अ पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इट डिफाइंड हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक डिसीजन। याद रखिएगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने बताया इसमें इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है, हर तरह के इंस्टीट्यूशन बनाया, मैंने बताया लेजिस्लेचर बनाया, एग्जीक्यूटिव बनाया और जुडिशरी बनाया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे चूज की जाएगी, हमारी गवर्नमेंट कैसे चूज की जाएगी। दूसरा ये बताता है कि सर जो हमारी गवर्नमेंट है, या फिर हु विल हैव हाउ मच पावर, हमारे गवर्नमेंट में किसके पास कितना पावर होगा और कौन कैसे डिसीजंस ले सकता है। प्लस यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ऐसा है कि क्या करता है, गवर्नमेंट की पावर को क्या करता है, लिमिट करता है, और सिटीजन्स के राइट को वायलेट होने से बचाता है। यही इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है, आप समझिएगा। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, चेक कौन करेगा, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, इसका एग्जीक्यूटिव का काम है। एग्जीक्यूटिव मतलब आईएसपीसीआर। ये एग्जीक्यूटिव भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक परमानेंट और एक पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एमएलए और एमपी हो गए, परमानेंट एग्जीक्यूटिव आईएएस आईपीएस हो गए। तो जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, उस लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का। बट याद रखिएगा पार्लियामेंट को ऐसा लॉ ना बना दे जिससे लोगों के राइट्स क्या हो जाए, छिन जाए। तो इसके लिए क्या बनाया गया, सरकार पर लिमिट लगने के लिए, गवर्नमेंट अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, इसके लिए क्या बना दिया गया, जुडिशरी। कि आप चेक करिएगा कि जो लॉ बना है क्या वो लोगों के राइट को वायलेट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो ठीक है, क्या वो लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जुडिशरी हैव अ पावर टू उस लॉ को क्या कर दे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, कि वो लॉ सही नहीं है, उसको क्या कर सकती है, जुडिशरी के पास इतनी पावर है कि उसको क्या कर सकती है, खारिज कर सकती है। ये इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बहुत ही बेहतरीन है, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ताकि हम क्या कर सकें, सेफ रह सकें। ठीक है, और इसी में आप देखेंगे एक और टर्म जोड़ा गया है, क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, संविधान संशोधन का। क्यों जोड़ा गया, क्योंकि समय के साथ साथ समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, तो उसके हिसाब से नए नए कानूनों की, नए नए लॉज की जरूरत है, और जो पुराने लॉज हो चुके हैं, जो बेकार हो चुके हैं, उनको हटाने की जरूरत है। इसीलिए एक प्रोविजन डाला गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो पार्लियामेंट करती है और कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसका ध्यान कौन रखता है, जुडिशरी रखती है, कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो, लोगों के फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करे। ये था पूरा आपका चैप्टर। ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है।
थोड़ा सा लंबा हो गया चैप्टर, कुछ चीज़ें मैंने आपको ज़्यादा समझा दी। इस चैप्टर की जो नोट्स हैं वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी एज इट इज़। तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि ये फ्री एजुकेशन उनको भी क्या हो सके, मिल सके। ये क्लास आपकी है, ये सब कुछ आपका है, ये चैनल आपका है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को एंड करूँगा। थैंक यू फॉर टुडे एंड गुड नाइट। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, गुड नाइट।